इन वैज्ञानिकों ने एक असाधारण समुद्री जीव पाया है जो अपनी घातक शक्तियों के कारण मानव भावनाओं का अनुभव करता है। वैज्ञानिक उसे मारने का निर्णय लेते हैं, लेकिन एक दयालु शौचालय सफाईकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर उस समुद्री जीव को बचाने की कोशिश करती है। कई साल पहले तट के पास एक छोटे से शहर में एलिसा नाम की एक अनाथ मूक लड़की रहती थी। वह सबकी बातें सुन सकती थी, लेकिन अपने विचार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती थी। वह एक पुराने अपार्टमेंट इमारत में रहती थी जो एक थिएटर के ऊपर स्थित थी। एलिसा का अपना कोई परिवार नहीं था, लेकिन उसका पड़ोसी जाइल्स उसे अपनी बहन की तरह मानता था। एलिसा एक गुप्त सरकारी प्रयोगशाला में काम करती थी और उसकी शिफ्ट आधी रात को शुरू होती थी। अलार्म से जागने के बाद एलिसा स्नान करती है, कपड़े पहनती है और अपना नाश्ता लेकर जाइल्स के अपार्टमेंट में जाती है। वे साथ में नाश्ता करते हैं और जाइल्स अपने पसंदीदा टीवी शो के बारे में बातें करता रहता है। उसकी बातें एलिसा को उसकी अकेलापन से उबरने में मदद करती हैं। मकान मालिक भी एक दयालु व्यक्ति है और अक्सर एलिसा को मुफ्त मूवी टिकट देता है। अपने अपार्टमेंट से निकलने के बाद एलिसा बस का उपयोग करके अपने कार्यस्थल पर पहुंचती है। उसकी एक सहकर्मी जिसका नाम ज़ेल्डा है हमेशा एलिसा का ख्याल रखती है, लेकिन वह अपने पति के बारे में बहुत बात करती है जिससे एलिसा को अकेलापन महसूस होता है। वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है और प्रयोगशाला के हर कोने को साफ करती है। अचानक उनका पर्यवेक्षक उन्हें बाधित करता है और सभी कर्मचारियों से भविष्य में अधिक सावधान रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि उनके पास एक अतिथि आने वाला है। यह वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट हॉफस्टिटलर हैं, जो प्रयोगशाला में एक मूल्यवान शोध संपत्ति लेकर आए हैं। कुछ समय बाद कर्नल रिचर्ड स्ट्रिकलैंड एक विशाल सिलेंडर में पानी भरकर प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं। वही इस संपत्ति की खोज करने वाले हैं। एलिसा जिज्ञासु हो जाती है और करीब से देखने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड सभी को तुरंत बाहर जाने के लिए कहता है। काम की शिफ्ट के बाद एलिसा जाइल्स के साथ एक कैफे जाती है। जाइल्स को चूने के टाट पसंद नहीं है, लेकिन वह उन्हें फिर भी खरीदता है क्योंकि एक हैंडसम कैफे वर्कर ने उन्हें इसकी सिफारिश की थी। जाइल्स उस वर्कर के करीब जाना चाहता है, लेकिन कभी मौका नहीं पाता। वे घर लौटते हैं और टीवी चालू करते हैं। एक युवा अभिनेता को देखकर जाइल्स अपने किशोरावस्था के सालों को याद करता है। उसे पछतावा होता है कि उसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा और जब वह जवान था तब किसी प्रेमी को नहीं पाया। अकेले रहना आसान नहीं है। यह एलिसा को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह कभी एक प्रेमी पाएगी या जाइल्स की तरह अकेली रह जाएगी। अगले दिन काम पर एलिसा और ज़ेल्डा पुरुषों के शौचालय को साफ करती हैं। अचानक रिचर्ड वहां आ जाता है, लेकिन महिलाओं को काम जारी रखने की सलाह देता है। वह हमेशा एक कैटल प्रॉड लेकर चलता है और उसे शौचालय का उपयोग करने के लिए सिंक पर रख देता है। जब वह चला जाता है तो एलिसा देखती है कि रिचर्ड ने सिंक पर खून के धब्बे छोड़ दिए हैं। धब्बे साफ करने के बाद लड़कियां प्रयोगशाला से गुजरती हैं और देखती हैं कि रिचर्ड खून से लथपथ है। कर्मचारी उसे ले जाते हैं, जबकि पर्यवेक्षक ज़ेल्डा और एलिसा से प्रयोगशाला साफ करने के लिए कहता है। हर जगह खून बिखरा हुआ है, लेकिन एलिसा को रिचर्ड की उंगलियां भी जमीन पर पड़ी मिलती हैं। ज़ेल्डा पर्यवेक्षक को बुलाने के लिए दौड़ती है, जबकि एलिसा प्रयोगशाला का पता लगाना शुरू करती है। वह अंततः उस संपत्ति को करीब से देखती है जो मरमन जैसा दिखता है। घर पहुंचने के बाद एलिसा यह सब कुछ जाइल्स को बताती है, लेकिन वह मरमन के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। वह एलिसा से आराम करने के लिए कहता है, जबकि वह अपनी नवीनतम पेंटिंग देने जाता है, लेकिन एलिसा मरमन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती। अगले दिन काम पर वह प्रयोगशाला में चुपके से घुसती है और मरमन की तलाश करती है। इस बार वह एक पूल में रखा गया है। एलिसा अपने दोपहर के भोजन के लिए लाई एक अंडे को छीलती है और उसे मरमन को दिखाती है। जब मरमन पास आता है तो वह एलिसा को चौंका देता है, क्योंकि उसका शरीर मानव के काफी समान और मर्दाना है। एलिसा पूल के पास अंडा छोड़ देती है और मरमन तुरंत उसे ले लेता है। जब वह प्रयोगशाला से बाहर आती है तो ज़ेल्डा उसे ऑफिस में खींच ले जाती है, क्योंकि रिचर्ड उनसे मिलना चाहता है। ज़ेल्डा खुद को और एलिसा को परिचित कराती है और बताती है कि एलिसा एक दयनीय अनाथ है जिसे समुद्र तट पर पाया गया था। उसकी वॉइस बॉक्स को नुकसान पहुंचा था, जिससे उसकी आवाज चली गई और उसकी गर्दन पर निशान रह गए। रिचर्ड को उसके लिए अफसोस होता है और वह एलिसा का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी उंगलियां ढूंढ ली। वह उन्हें मरमन से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह वास्तव में खतरनाक है और उसने रिचर्ड की उंगलियां काट दी थी। एलिसा ध्यान से सुनती है, लेकिन वह फिर भी मरमन से मिलना चाहती है। अगली बार वह एक म्यूजिक प्लेयर भी लाती है और मरमन को सांकेतिक भाषा सिखाती है। मरमन एलिसा के साथ सहज हो जाता है और उसके पास बैठकर खाता है। एलिसा भी नए दोस्त बनाने के लिए उत्साहित है और वह हर दिन मरमन से मिलती है। कभी कभी वे संगीत सुनते हैं और कभी कभी वे साथ में नृत्य भी करते हैं। एक दिन डॉक्टर रॉबर्ट एलिसा को मरमन के साथ संवाद करते हुए देख लेते हैं, लेकिन वह उसे बाधित नहीं करते। उनका असली नाम दिमित्री है और वह रूस से एक जासूस है जो मरमन का अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। दिमित्री रूसी अधिकारियों से मिलता है और मरमन के बारे में सारी जानकारी देता है। रिचर्ड इस शोध के खतरनाक होने के बारे में जानता है, इसलिए वह निकासों पर सुरक्षा कैमरे लगाता है।
एलिसा यह सब देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से यह देखने के लिए दौड़ती है कि मरमन के साथ सब कुछ ठीक है या नहीं। वह उसे जंजीरों में बंधा हुआ और लगातार खून बहता हुआ पाती है। अचानक रिचर्ड अंदर आ जाता है, इसलिए एलिसा एक कोने में छिप जाती है। रिचर्ड वही है जिसने मरमन को घायल किया है। वह इस गरीब जीव को अपने कैटल प्रॉड से यातना देता है और उसके दर्दनाक चीखों का आनंद लेता है। जब मरमन बेहोश हो जाता है तो रिचर्ड जनरल होइट को बुलाता है और उसकी राय पूछता है। मरमन को अमेज़न के जंगलों में पाया गया था, जहां स्थानीय लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन रिचर्ड को पूरा यकीन है कि मरमन भगवान नहीं है। उसकी उत्पत्ति कुछ अधिक जटिल है, ठीक उसी तरह जैसे उसका अनूठा श्वसन तंत्र जो पानी के बाहर भी काम करता है। जनरल को पता है कि रूसी इस जीव को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह चाहता है कि उनका काम जल्द से जल्द पूरा हो। वह चाहता है कि रिचर्ड मरमन को जानवर की तरह काटे और उसका अध्ययन करे। दिमित्री समझाता है कि ऐसे दुर्लभ जीव को मारना सरासर बेवकूफी है, लेकिन जनरल होइट जानता है कि कौन जिम्मेदार है। वही अंतिम निर्णय लेगा और उसका निर्णय है मरमन को मारना और उसके कामकाजी तंत्र का अध्ययन करना। एलिसा यह सब सुनती है और मरमन को बचाने का फैसला करती है। उसे मदद की जरूरत है, लेकिन उसके पास जाइल्स के अलावा कोई नहीं है। जाइल्स एलिसा की योजना सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। वह कानून के खिलाफ जाकर मरमन को सिर्फ इसलिए नहीं बचा सकती कि वह अकेला है। सभी मछलियां भी टैंक में अकेली हैं, लेकिन एलिसा उन्हें नहीं बचा सकती। मरमन भी बस एक और मछली है। एलिसा जाइल्स से एक बार उसकी बात सुनने की विनती करती है। पिछले कुछ दिनों में उसने मरमन के साथ काफी समय बिताया है। वह खुद को मरमन के काफी समान पाती है। वे दोनों बात नहीं कर सकते और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संकेतों का उपयोग करते हैं। जब मरमन उसे देखता है तो वह उसे अधूरा होने के लिए जज नहीं करता। वह एलिसा में कोई खामी नहीं देखता और उसकी उपस्थिति से खुश होता है। किसी ने भी उसे कभी इस तरह महसूस नहीं कराया। वह मरमन को मरने नहीं दे सकती। जाइल्स फिर भी उसे नहीं समझ पाता और बहाना बनाता है क्योंकि उसे अपनी पेंटिंग का दूसरा संस्करण देने जाना है। वह सालों से संघर्ष कर रहा है और इस मौके को नहीं गवा सकता। जाइल्स जल्दबाजी में ग्राहक से मिलने जाता है, लेकिन रूड ग्राहक पेंटिंग को देखने की भी परवाह नहीं करता। जाइल्स बहुत निराश हो जाता है और कैफे में चला जाता है। वहां का वर्कर उसकी पेंटिंग की प्रशंसा करता है और मुफ्त में पाई देता है। जाइल्स उस दयालु इशारे से प्रभावित होता है और कहता है कि वह इस कैफे में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसे उससे बात करना पसंद है। उसकी एकमात्र दोस्त एलिसा है, लेकिन वह कभी भी अच्छी बातचीत नहीं कर सकती। वर्कर मुस्कुराता है और कबूल करता है कि उसे अपने ग्राहकों के बारे में जानना पसंद है। जाइल्स इस मौके का फायदा उठाकर वर्कर के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वर्कर उसे गलत समझता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जाइल्स का दिल टूट जाता है और वह घर लौट आता है। वह आखिरकार महसूस करता है कि एलिसा ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह बिना जज किए बात कर सकता है। अच्छे दोस्त होने के बदले में जाइल्स एलिसा और उसके प्रिय मरमन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि रिचर्ड ही उनका एकमात्र दुश्मन नहीं है। दिमित्री फिर से रूसी अधिकारियों से मिलता है और उन्हें मरमन के मारे जाने की सूचना देता है। अधिकारी उसे प्रक्रिया में देरी करने या मरमन का अपहरण करने के लिए कहते हैं। वह दिमित्री को एक उपकरण देता है जो प्रयोगशाला की सारी बिजली 10 से 20 मिनट के लिए बंद कर सकता है। इस बीच दिमित्री को मरमन को एक विशेष इंजेक्शन देकर सुलाना होगा और उसे रूस ले जाना होगा। इंजेक्शन मरमन को मार सकता है, लेकिन कम से कम रूसियों के पास उसकी मृत शरीर तो होगी। दिमित्री कुछ नहीं कहता क्योंकि उसने इस मिशन में एक देशभक्त के रूप में और एक वैज्ञानिक के रूप में हिस्सा लिया है जो इतने मूल्यवान जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि रूसी अधिकारी दिमित्री को जल्द से जल्द इस मिशन को अंजाम देने के लिए मजबूर करता है। इस बीच एलिसा भी अपनी योजना बना रही है। जाइल्स अपने पेंट कौशल का उपयोग करके एक नकली आईडी बनाता है और कपड़े धोने वाले आदमी के रूप में प्रस्तुत करेगा। जैसे ही वह पार्किंग स्थल पर पहुंचेगा, एलिसा कैमरों की पोजीशन बदल देगी और मरमन को एक कपड़े धोने की ट्रॉली में लेकर आएगी। इसके बाद वे जाइल्स के ट्रक में भाग जाएंगे। अगले दिन काम पर एलिसा सतर्क रहती है, लेकिन रिचर्ड उसे अचानक ऑफिस बुलाता है। वह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसा तुरंत उसे ठुकरा देती है। अब वह उससे और भी अधिक नफरत करती है और इस गंदे आदमी से मरमन को बचाना चाहती है। दिमित्री अभी भी सही निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहा है और रिचर्ड से काटने की प्रक्रिया को टालने का अनुरोध करता है। वह बताता है कि मरमन एक बुद्धिमान प्राणी है जो भावनाओं और भाषा को सीखने में सक्षम है। रिचर्ड मुस्कुराता है और कहता है कि रूसियों में भी भावनाएं और बुद्धि होती हैं, लेकिन अमेरिकन उन्हें भी मारते हैं, इसलिए एक मरमन को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। दिमित्री अपमानित महसूस करता है, लेकिन वह अपनी पहचान का खुलासा नहीं कर सकता। वह सुरक्षा फुटेज देखता है जहां एलिसा कैमरों की पोजीशन बदल रही है, लेकिन दिमित्री रिचर्ड को सूचित नहीं करता। इसके बजाय वह खुद एलिसा से मिलता है और पूछता है कि वह किसके लिए काम कर रही है। जब उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ मरमन को बचा रही है, तो दिमित्री उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वह उसे मरमन को खारे पानी में रखने और उसे विशेष प्रोटीन खिलाने की सलाह देता है।
इसके बाद दिमित्री जल्दी से बिजली बंद करने के लिए दौड़ता है ताकि एलिसा आसानी से भाग सके। जाइल्स अपने ट्रक के साथ पार्किंग स्थल पर पहुंच गया है, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। दिमित्री फ्यूज उड़ाने के लिए पॉपर का उपयोग करता है और सुरक्षा अधिकारी को इंजेक्शन लगाता है ताकि जाइल्स मिशन को जारी रख सके। ज़ेल्डा भी एलिसा को देखती है लेकिन उसे रोक नहीं पाती। एलिसा मरमन को ट्रक में डालती है और भाग जाती है। रिचर्ड पार्किंग स्थल पर पहुंचता है, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी होती है। एलिसा मरमन को अपने बाथटब में डालती है और उसे नमक से ढक देती है। मरमन फिर से सांस लेना शुरू कर देता है और एलिसा बहुत खुश हो जाती है। इस बीच रिचर्ड को अब भी विश्वास है कि रूसियों ने मरमन को ले लिया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह अपहरण कम से कम 10 आदमियों के एक उच्च प्रशिक्षित, अच्छी तरह से वित्त पोषित एलीट समूह द्वारा किया गया था। उन्हें यह नहीं पता कि यह सब एक सफाई कर्मी द्वारा किया गया था। रिचर्ड सभी स्टाफ सदस्यों की जांच करता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। इस बीच एलिसा ने मौसम का पूर्वानुमान जांच लिया है और उस तारीख को चिन्हित कर लिया है जब बारिश होगी। जैसे ही नहरें बारिश के पानी से भर जाएंगी, वह मरमन को मुक्त कर देगी। दिमित्री भी चाहता है कि मरमन को जल्द से जल्द मुक्त किया जाए क्योंकि रिचर्ड ने उस पर शक करना शुरू कर दिया है। एलिसा और ज़ेल्डा को भी सामान्य व्यवहार करना चाहिए ताकि शक न हो। एलिसा कोई छुट्टी नहीं लेती और गाइल्स से कहती है कि रात में मरमन का ख्याल रखे। हालांकि वह अनजाने में सो जाता है और मरमन पूरे घर में घूमता रहता है। जब गाइल्स जागता है तो वह पाता है कि मरमन उनकी एक बिल्ली को खा रहा है। मरमन घबरा जाता है और गाइल्स पर हमला करता है, फिर अपार्टमेंट से भाग जाता है। गाइल्स तुरंत एलिसा को फोन करता है और उसे घर लौटने के लिए कहता है। वह गाइल्स के घावों के बारे में चिंतित होती है, लेकिन वह उसे मरमन की तलाश शुरू करने की सलाह देता है। एलिसा खून के धब्बों का पीछा करती है और मरमन को थिएटर में चुपचाप बैठे हुए पाती है। वह सिर्फ एक फिल्म देखना चाहता था। एलिसा उसे वापस अपार्टमेंट ले आती है और वह गाइल्स से उसके सिर को छूकर और घावों को ठीक करके माफी मांगता है। मरमन धीरे धीरे मानव भावनाओं के बारे में बहुत कुछ सीख रहा है। उसके एलिसा के प्रति भी भावनाएं बदलने लगती हैं और वह उसे रोमांटिक तरीके से देखने लगता है। पहले एलिसा डर जाती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह भी मरमन से प्यार करती है। उसके करीब आने के बाद एलिसा अब अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकती और कान से कान तक मुस्कुराती रहती है। ज़ेल्डा उसके बदलाव को नोटिस करती है और तुरंत समझ जाती है कि उसकी दोस्त प्यार में है। एलिसा समझाती है कि जब प्यार की बात आती है तो मरमन बिल्कुल इंसान की तरह है। यह सुनकर ज़ेल्डा संतुष्ट हो जाती है कि आखिरकार एलिसा को एक साथी मिल गया है। वे मरमन को मुक्त करने की बात लगभग भूल ही गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना दिमित्री कर रहा है। एक तरफ रिचर्ड लगातार उसकी जांच कर रहा है और दूसरी तरफ रूसी अधिकारी मिशन की पूर्णता का प्रमाण मांग रहे हैं। दिमित्री झूठ बोलता है कि उसने मरमन को इंजेक्शन देकर मार डाला और उसका शरीर फेंक दिया, लेकिन रूसी अधिकारी उसकी बात से संतुष्ट नहीं होते। वे अभी ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन जल्द ही उसे कॉल करने का वादा करते हैं। इस बीच एलिसा मरमन के और करीब आ रही है और वे अपने भविष्य की योजना बनाने लगे हैं। एक दिन एलिसा सभी नालियों को बंद कर देती है और अपने बाथरूम को पानी से भर देती है ताकि वह मरमन के साथ तैर सके। पानी नीचे के अन्य अपार्टमेंट्स और थिएटर तक पहुंचने लगता है। पड़ोसी शिकायत करने लगते हैं, इसलिए गाइल्स एलिसा को चेक करने जाते हैं और मरमन की बाहों में उसे देखकर चौंक जाते हैं। गाइल्स इस रोमांटिक पल को नहीं रोकते और एलिसा के बाहर आने का इंतजार करते हैं। उनके पास कुछ दिलचस्प खबरें भी होती हैं। उनके बाल वापस उग आए हैं और उनके घाव गायब हो गए हैं। यह सब मरमन के छूने के बाद हुआ। वह सिर्फ एक जानवर नहीं है, वह विशेष है। गाइल्स उसे थोड़ी देर के लिए रखना चाहते हैं ताकि देख सके कि वह और क्या कर सकता है। एलिसा सहमत हो जाती है क्योंकि वह भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जितना ज्यादा वह रहेगा, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। दिमित्री को पुलिस 24/7 फॉलो कर रही है और रिचर्ड तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वह अपहरणकर्ताओं को ढूंढ नहीं लेता। अंततः दिमित्री को रूसी अधिकारियों से फोन आता है और वे उसे सूचित करते हैं कि उसे 2 दिनों में इस देश से रवाना होना है। दिमित्री को अपने वतन लौटने का समय आ गया है। दूसरी तरफ रिचर्ड को मरमन का कोई सुराग नहीं मिला है। उसने जनरल हुइट के कॉल उठाना भी बंद कर दिया है, इसलिए जनरल उसके कार्यालय में आ जाते हैं। वे अब तक रिचर्ड की सेवाओं की परवाह नहीं करते हैं। उसकी एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। जनरल रिचर्ड से कहते हैं कि वह 2 दिनों के भीतर मरमन को ढूंढे, नहीं तो उसे इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। बारिश शुरू हो गई है और यह मरमन की एलिसा के घर में आखिरी रात है। वह उसे बहुत सारे उबले हुए अंडे परोसती है और प्यार से उसे देखती रहती है। एलिसा खुद को मरमन के साथ स्टेज पर गाते और नाचते हुए कल्पना करती है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना है। इसे वास्तविकता बनाना असंभव है। अगले दिन एलिसा ज़ेल्डा को घर बुलाती है क्योंकि मरमन की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें उसे जल्द से जल्द समुद्र में वापस भेजना होगा। ज़ेल्डा मदद के लिए दिमित्री को बुलाने जाती है, लेकिन वह पहले ही अपने घर से जा चुका है।
रिचर्ड उसके बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहा होता है और अपने सहायक को जाने के लिए कहता है क्योंकि वह इस मामले को खुद संभालने वाला है। दिमित्री रूसी अधिकारी से मिलता है, लेकिन उसे वापस भेजने के बजाय अधिकारी उसे गोली मार देता है। अचानक रिचर्ड वहां पहुंचता है और अधिकारी को मार देता है। वह दिमित्री के पास जाता है और उससे मदद की पेशकश करता है अगर वह स्ट्राइक टीम के नाम और रैंक का खुलासा कर दे। दिमित्री कहता है कि अपहरणकर्ताओं के नाम या रैंक नहीं थे, वे सिर्फ सफाई करने वाले थे। रिचर्ड तुरंत जेल्डा के बारे में सोचता है और उसके घर पहुंचता है। जेल्डा आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करती है और झूठ बोलती है कि उसे मरमन के बारे में कुछ नहीं पता। दुर्भाग्यवश उसका बेवकूफ पति सब कुछ बता देता है क्योंकि उसने जेल्डा को फोन पर बात करते हुए सुना था। रिचर्ड उसके पति को धन्यवाद कहता है और एलिसा के घर की ओर दौड़ता है। जेल्डा तुरंत फोन उठाती है और एलिसा को रिचर्ड के बारे में बताती है। एलिसा एक और सेकंड बर्बाद नहीं करती और मरमन को डॉक तक ले जाती है। जब रिचर्ड उसके अपार्टमेंट पहुंचता है तो वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन उसकी तेज नजरें कैलेंडर पर चयनित तारीख को देख लेती हैं। गाइल्स और एलिसा मरमन से विदाई लेते हैं और उसे पानी में कूदने के लिए कहते हैं, लेकिन मरमन को एलिसा का वादा याद आता है कि वह उसके साथ रहेगी। एलिसा रोने लगती है और समझाती है कि वे एक साथ नहीं हो सकते। इससे पहले कि मरमन जवाब दे पाता, रिचर्ड उन्हें गोली मार देता है। यह बुरा आदमी अपना काम पूरा करके बहुत खुश हो जाता है, लेकिन गाइल्स उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह जल्दी से एलिसा को चेक करने के लिए भागता है, लेकिन वह बुरी तरह से खून बहा रही होती है। मरमन अपने घावों को ठीक करता है और एलिसा को चेक करने के लिए उठता है। वह बहुत गुस्से में आ जाता है और एलिसा की मौत का बदला लेने के लिए रिचर्ड को मार देता है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और डॉग को घेर लेती है। यह देखकर मरमन एलिसा को उठाता है और पानी में कूद जाता है। सबसे पहले वह उसके घावों को ठीक करता है और फिर एलिसा के जख्मों को गलफड़ों में बदल देता है। एलिसा गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें खोलती है। अब वह भी पानी के अंदर सांस ले सकती है और अपना बाकी जीवन अपने सच्चे प्यार मरमन के साथ बिता सकती है।